हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपने पीवाईक्यूज ट्राई करे थे 2025 के यूनिट एंड डायमेंशंस के? यस यस मैम। हो गए थे? यस मैम। ग्रेट। देखो, पहला ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज दिस। ठीक है, स्क्रू गेज है, लीस्ट काउंट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि पिच को अगर हम 75% बढ़ा देते हैं, अगर मान लो पहले पिच 1 mm थी तो अब उसको बढ़ा दिया 75%, तो 1 mm का 75% कितना हो जाएगा? 0.75। यानी नई पिच सपोज करो 1.75 हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ स्केल इज रिड्यूस बाय 50%। पहले मान लो कि नंबर 100 थे, अब वो 50 कर दिए, 50% डिक्रीज हो गया ना। तो नया लिस्ट काउंट कितना आएगा वो तुम्हें बताना है। आसान है, हो पाएगा सवाल? यस मैम। करो फिर। तो नया पहले जो लीस्ट काउंट था, क्या फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो मैंने मान लिया, देखो अपने आप लेट कर लो। पिच मान लो कि भाई 1 mm है, नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो जाएगा खुद बताओ? 100। तभी तो ये 0 तभी तो लीस्ट काउंट कितना आया है, देखो 0.01 mm आया है ना। सही भी आ गया, ये गिवन भी है। 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन 100 रख के आंसर भी बन रहा है। अब पिच को 75% बढ़ा दिया। अब नया लीस्ट काउंट निकालते हैं, एलसी डैश। नई पिच क्या हो जाएगी बेटा? 75% बढ़ाने पे पहली 1 mm थी, 1.75 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस मैम। 0.75 बढ़ गई, पुरानी में एक ऐड कर दिया। लीस्ट काउंट को 50% घटा दिया, यानी 100 का 50% कितना बनेगा? 50 ही बनेगा, अपॉन 5। 50। ये तुम बता दो कितना आएगा सॉल्व करके। 1.75 बाय 30, 50 कितना आया? 1.75 डिवाइडेड बाय 5, 0.035 आया। 35 into 10⁻³ तो आ गया आंसर 35, और यही ऑप्शन है। ठीक है, 10⁻³ में लिख दोगे ना, 35 इंटू 10⁻³ mm। तो देखो ये कितना आसान क्वेश्चन आया है। ओके देन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक थिन मेटालिक रेक्टेंगुलर शीट है। अच्छा, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, वेट। कहाँ गया पेपर? ये रहा। हाँ, क्या कह रहा है देखो, ए थिन मेटालिक रेक्टेंगुलर, कहाँ गया, शीट हैज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 5 mm। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ 5 mm है और जिसकी विड्थ 5 mm है। हाँ ना, लेंथ 5 mm है, ठीक है, और विड्थ दी हुई है 2.5 mm। ठीक है, इस तरीके से यूजिंग ए स्पेशल डिजाइन स्क्रू गेज। ओके, एक स्पेशली डिजाइन स्क्रू गेज है जिसका पिच दिया हुआ है इतना, और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन है ओनली 15। यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। इन द मेजरमेंट द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर विल बी दिस। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, फ्रैक्शनल एरर। तो मतलब स्क्रू गेज की मदद से तुमने इसका डायमेंशन फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करोगे और फिर विड्थ फाइंड करोगे, और देखो फिर क्या कितना फ्रैक्शनल एरर आता है। कैसे करेंगे भाई इसको? लीस्ट काउंट फाइंड कर लेंगे। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा? एरिया पूछा है ना, एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू विड्थ। अब फ्रैक्शनल एरर क्या बताया था? फ्रैक्शनल एरर मैंने एक्चुअल एरिया माइनस जो हम फाइन एल करते हैं ए डैश अपॉन ए,
यही होती है फ्रैक्शनल एरर, a माइनस ए डैश अपॉन ए, यस मैम। यही फ्रैक्शनल एरर है। तो यही पूछा है कि मैक्सिमम एरर कितना होगा। बाकी कैलकुलेट करके देखो। हमारे पास कैसे मेजर कर पाओगे 2.5 mm को, मेरा लेंथ इनटू ब्रेथ। सबसे पहले लीस्ट काउंट ही निकालते हैं। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पिच कितनी गिवन थी बेटा, 1.5। 0.75 लीस्ट काउंट निकाल लो कि 0.75, नंबर ऑफ डिवीजन 15 हो जाएगा, ये लीस्ट काउंट आ गया। एरिया जो निकालोगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एक्चुअल एरिया होगा। एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड। 6 into 10 raised to power लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो क्या करोगे, डी ए अपॉन ए। लेंथ का, लेंथ और ब्रेथ में क्या लगाओगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहले एल का करोगे तो, एल का करोगे तो कितना आया, डीएल अपॉन एल। DL by M फिर हम बी का करेंगे, बी का कितना आएगा, डीबी अपॉन। B। अब देखो दोनों में मैं लेंथ और विड्थ की मिनिमम वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू योर लीस्ट काउंट, राइट। Yes मैम। भाई डीएल और डीबी की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मैं किसके बराबर ऐड कर सकती हूँ, लीस्ट काउंट के बराबर। तो यहाँ लिखो डीए अपॉन ए, डीएल कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट विच इज 0.05। लेंथ कितनी दी थी बेटा, 5, तो 5 लिख दो। विड्थ का भी कितना ही हम मिनिमम एरर काउंट कर सकते हैं, 0.05। विड्थ कितना, 2.5। तो डीए हो जाएगा एज इट इज। एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2.5 करो, 5 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 5, 5 जो 25, 5 10 11 12, 12.5 है ना, 12.5। इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, ये भी कितना बनेगा, 5 इधर आ जाएगा और ये 2.5, ठीक है। 5 की टेबल पे ये गया, 0.05 में कॉमन ले लूं बाहर, नहीं अभी नहीं ले सकते ना, अभी नहीं ले सकते। मल्टीप्लाई कितना बनेगा यहाँ पे, 2.5 प्लस 2.5 टेस्ट 2.5 कट गया, 5 इंटू 0.05, सही है। ये 25 म्हणजे फिर से 12.5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो मेरे पास डीए कितना आया भाई, यहाँ से कैलकुलेट करो इसको। 0.05 कॉमन ले लो, 2.5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 3। 0.05 मल्टीप्लाई 3 कर दो, कितना आ गया, 15 आया ना, ये तो 0.15 0.75 कहाँ हो गया, 15 बना ना। हाँ बोलो क्या हुआ। हम्म, कुछ गलत ये एक बार ऐड देखना, सही किया है। नहीं मैम, गलत की। क्यों, 5 इंटू 2.5, 5 ऐसे इट इज, एलसीएम क्या होगा, 0.05 इंटू 2.5 प्लस यहाँ पर 2.5 एज इट इज है, तो 0.05 इंटू 5 ही तो जाएगा। और ये मैं कॉमन ले लेती हूँ, 0.05, 2.5, ओहो ये 2.5 प्लस 5 है ना, ओके। यस तो ये 7.5 बनेगा, राइट। यस मैम। इसको मल्टीप्लाई करना, कितना बन रहा है भाई ये, 7.5 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे करो, पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 पॉइंट और इसका एक और पॉइंट आ गया, तो ये मेरा कितना आया, 0.375 75 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10। ये तो बेकार सा आ गया, 5 5 जो 25, 7 5 35, 37/100 है ना। तो ये तो 3.75 आया है मेरा, तो इसमें तो डायरेक्ट आंसर 3 का लिखा है, कुछ गड़बड़ हुई है। ये 3/100 के फॉर्म में कैसे आ रहा है डायरेक्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, DA/A, ओके गॉट इट। फ्रैक्शनल चेंज है ना, ये तो मेरा DA ही आया है। फ्रैक्शनल चेंज क्या था, फ्रैक्शनल चेंज में मैंने क्या लिखा था, हाँ DA/A हो जाएगा ना फ्रैक्शनल चेंज, DA अपॉन A, वही तो था DA, क्या था, A डैश माइनस A अपॉन A। तो DA तो तुमने निकाल लिया, कितना आया DA, DA आया 375/100। एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 12.5, तो ये एक 10 यहाँ पर ऊपर चला गया,
375 में 1 2 3 जीरो थी ना, 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो ये आया 375 अपॉन 125 मल्टीप्लाई 100। तो ये तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 375 बाय 125। अब आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लो, 375 डिवाइडेड बाय 125 आ गया ना, 2.76 आया, यानी मैक्स कितना बन जाएगा मेरा, 3 के अप्रोक्स आ ही जाएगा, है ना। तो इसमें हमने क्या निकाला है, फ्रैक्शनल चेंज। तो अगर ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी उसका फॉर्मूला है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे एरिया था तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ, फिर हमने इसको डी ए अपॉन ए करा, लेंथ को फिर चेंज करोगे क्या, डीएल अपॉन एल, फिर विड्थ को करोगे डीबी बाय बी। ठीक है, डीएल और डीबी यानी ये वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, वो अपना लीस्ट काउंट हो जाएगा दोनों के लिए सेम। ठीक है, तो दोनों का 0.05 लीस्ट काउंट रख के लेंथ की वैल्यू रख दी 2.5 प्लस 0.05 रख के ब्रेड्थ की वैल्यू रख दी 5। तो देखो अगर तुम्हें पूरा निकालना है तो डी ए बाय ए ही रख लेते रहो, यही तो फ्रैक्शनल चेंज है, डी ए बाय ए, करेक्ट। परसेंटेज चेंज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, देखो 5 को क्या लिख दूं नीचे, इसको एक जीरो मैम ऊपर, 5 एलसीएम ले लेंगे तो उधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो ये आप ये एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन है। इसको ऐसे करना, 0 पावर से कर लेना, कि जैसे ये 2 जीरो है तो इसकी 2 जीरो नीचे लगा दो 100, इसकी 1 जीरो ऊपर लग गई, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ आया 5 अपॉन 250। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना है, ये भी 0.05 है, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगी, 5 अपॉन 500। तो ये कितना हो गया, मैम आ गया। 5, है ना, 5 भाई 250 कितना हुआ, 1/50 मैम प्लस एलसीएम ही ले लेना। ये बना 1/100। तो अब इसका एलसीएम ले लेना, कितना 100 मैम 3/100 आ रहा आ गया ना, 50 दूनी 2, तो ये कितना आ गया 3/100। वो हमने थोड़ा कैलकुलेशन और हैवी कर दिया। तो इस तरीके से सिंपल 0 0 काट के करोगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो डी ए बाय ए ही क्या है, यही बेटा फ्रैक्शनल चेंज है। अगर फॉर्मूला आए तो यही फ्रैक्शनल है। इसको फॉर्मूले को वॉल्यूम में किसी भी फॉर्मूले में अगर आए तो बस ये करना है तुम्हें, डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लेना। बाकी ये देखो फिर से फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, Q की वैल्यू दी है, A में तुम्हें एरर दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू 6 है बट उसमें प्लस माइनस 3 एरर हो सकती है। सिमिलरली B में एग्जैक्ट वैल्यू B है, इसकी ये एरर हो सकती है ना। तो परसेंटेज एरर पूछा है, फिर से वही चीज करोगे क्या, डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू ए का क्या लिखोगे, डी ए अपॉन ए, बी Yes. का पावर आगे 4 डीबी अपॉन बी DB upon B. प्लस सी का क्या करोगे, डीसी अपॉन सी प्लस डी का क्या करोगे, डी डी अपॉन डी। सही है बेटा, यही करेंगे। तो डी Yes, क्यू ma'am. अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी ए बाय ए। देखो डी ए बाय ए कैसे लिखोगे, डी ए यानी एरर by कितना है डी ए में, ए में बेटा 3 का एरर है, तो 3 ए की वैल्यू कितनी है 60। सही है, 6. परसेंटेज चेंज लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं दोनों तरफ ऐसे, तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। प्लस सिमिलरली 4 बी में कितना वैल्यू है 0.1 अपॉन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, ऐसे करते चले जाओगे। यही परसेंटेज चेंज में करना है और यही फ्रैक्शनल में। परसेंटेज में 100 लगा देते हैं तो आंसर परसेंटेज में ही आता है डायरेक्ट। क्लियर हुआ, डीसी Yes, ma'am. फिर से सॉल्व करो, 0.2 अपॉन 40, डी का कितना है 0.1 अपॉन 50, ये सब में परसेंटेज 100 कर रखी है, या फिर लास्ट में भी कर लेना, अभी नहीं करना चाहो तो लास्ट में कर लेना। तो ये सॉल्व कर लोगे तब, देखो ये कर रखा, ठीक है, यही वाली को यही करा था अभी हमने, इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व करना है, कर लेंगे। लास्ट में परसेंटेज Yes, निकाल लेना, अगर अभी नहीं निकाल रहे तो लास्ट में निकाल लेना इकट्ठा, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। तो ये 1/20 ये 1/50 ऐड कर लेना, तो ये फ्रैक्शनल चेंज है, ये अभी तक फ्रैक्शनल आया है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको 77/1000 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 100 से, तब जाके ये क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज बनेगा। क्लियर हुआ, तो कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, आंसर 7700 कहाँ गया,
परसेंटेज चेंज, तो मल्टीप्लाई 100 कर देना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7700 आ जाएगी। गॉट इट भाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, तो दोनों का परसेंटेज चेंज आ गया, तो ये डेल क्यू बाई क्यू किसके बराबर आ जाएगा 77/1000%। क्लियर हुआ? ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 77,000 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? मैम 7700। आ गया मैम, 7700 हो गया। मतलब बाद में परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो वो परसेंटेज एरर बनेगा, अदरवाइज तो फ्रैक्शन ही है। तो यहां तक फ्रैक्शन है 77 तक, जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज बन जाएगा। तो सेम फॉर्मूला इधर भी लगना है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में अगर मेरे पास फिर से फ्रैक्शनल और परसेंटेज का आता है तो इसी तरीके से सवाल सॉल्व होंगे। गॉट इट एवरीवन? ये भी हो जाएगा। यस अब मैम। तक क्या आए हो? डायरेक्ट परसेंटेज में दे रखा है। स्टेटमेंट, इन ए 1 year caliper 1 vernier scale division is always smaller than 1 main scale division। अभी बताया था। यस मैम। ट्रू, वेरी मैम गुड। ट्रू है। ट्रू बताया था ना कि एमएसडी हमेशा वीएसडी से बड़ी होगी भाई, ये तो यस ये वर्नियर कैलिपर का बेसिक ही है। हाँ। स्टेटमेंट सेकंड, द वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय 1 मेन स्केल डिवीजन। ओके, ये वर्नियर कांस्टेंट का मतलब है क्या? वर्नियर स्केल डिवीजन बोल लो। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीजन। ये कह रहा है कि वर्नियर स्केल की डिवीजन कैसे निकालते हैं, 1 MSD को मल्टीप्लाई कर दो किसके नंबर से, वर्नियर स्केल के डिवीजन से। सही है कि गलत है? हाँ, वर्नियर कांस्टेंट यानी वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, उसको हम 1 MSD निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्या बोला है? सेकंड एक इज बार सेकंड वाली समझाना। false है ना? एक मिनट, वर्नियर कांस्टेंट क्या है? वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है ना, तो हम वर्नियर कांस्टेंट का मतलब है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो हम लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या लगाते हैं यहाँ पे, 1 MSD माइनस 1 VSD, राइट? मैम इधर मल्टीप्लाई कर रखा है। अच्छा, हाँ ये माइनस, हाँ भाई देखो लीस्ट काउंट में हम माइनस का साइन लगाते हैं ना, तो हम वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 1 MSD में से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, यस, तो इसीलिए सेकंड वाली फॉल्स हो जाएगी। करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू। तो वर्नियर कांस्टेंट और कुछ नहीं है, वर्नियर कांस्टेंट क्या है, लीस्ट काउंट है। ठीक है, वर्नियर स्केल का। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। ये क्या दे रखा है, वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन 1 स्केल डिवीजन बट इन सम मॉडिफाइड केस इट मे नॉट बी करेक्ट। ऑप्शन बी दे रखा है, फिर पहला सही क्यों दिया? ऑल्सो लीस्ट काउंट इज गिवन बाय द मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन फॉर नॉर्मल वर्नियर कैलिपर। पागल हो गया है क्या ये? नहीं, छोड़ो। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी बाय म्यू नॉट क्या हो जाएगा? बी का निकाल लोगे बहुत आसानी से, म्यू नॉट का तुम्हें याद है, तो काम बच गया। बी का तो एफ इक्वल्स टू क्यूवीबी से, नहीं क्यूवीबी से नहीं निकालना, मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा फॉर्मूला ILB से निकालना है। ठीक है, एफ अपॉन IL। तो फोर्स का क्या होता है, MLT माइनस -2 लेंथ का, लेंथ से लेंथ उठ गया, करंट का एम्पियर होता है तो एम्पियर इनवर्स, तो MT -2 एम्पियर इनवर्स। और इसका तुम्हें याद ही है म्यू नॉट का, तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कितना बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर यहाँ पे पूछ सकता है तुमसे, फ्रैक्शनल एरर भी एक ही बात है, ध्यान से सुनना। जो स्टेप परसेंटेज का है वही फ्रैक्शनल एरर का है, फर्क बस मल्टीप्लाई बाय 100 का है।
तो डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है भाई, मास अपॉन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो आप डेंसिटी को क्या लिखोगे, डी रो बाय रो, प्लस मास को डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, करेक्ट भाई, यही तो लिखेंगे हम। यस मैम। डेल्टा एम सबका तुम्हें एरर दिया हुआ है, देखो मास का एरर ये रहा, रेडियस का ये रहा और लेंथ का ये रहा। तो अब देखो आपको वॉल्यूम का एरर ना देके किसका एरर दिया हुआ है भाई, रेडियस का। वॉल्यूम किसके बराबर होगी, आर वायर में, वायर की रेडियस किस, वायर की वॉल्यूम क्या होगी स्फेरिकल शेप में, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगी वॉल्यूम, यस मैम। परसेंटेज है, ठीक है। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो यानी वॉल्यूम आर क्यूब से रिप्लेस हो गई, और आर क्यूब का क्या लिखोगे, 3 डेल्टा आर बाय आर, यही लिखोगे। तो क्या वॉल्यूम की जगह ये लिख दूं, 3 आर बाय आर, बोलो सही है कि गलत है, ठीक है। तो अब डी रो बाय रो सबका तुम्हें निकालना है, तो डी रो, सॉरी डी रो बाय रो में प्लस क्यों लगा दिया, मैम ये वायर किस फॉर्म में है? वायर तो वायर के फॉर्म में ही रहती है ना, सिलेंड्रिकल, वायर तो बेटा सिलेंड्रिकल होती है ना, तो सिलेंड्रिकल में वॉल्यूम बताओ, वायर तो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एल ना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एल, तो आर स्क्वायर में फिर लेंथ में नहीं दे रखा, हाँ देखो लेंथ में भी दे रखा है ना, यस यस यस, इट इज नॉट स्फीयर्स। वायर किस फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल में ना, तो यस बेटा मैम। सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एल, करेक्ट, यस। तो हमें दोनों में लगाना है, तो एक बार आर स्क्वायर में लगाओगे तो मास का तो डेल्टा एम अपॉन एम बना, फिर आर का बना 2 डी आर बाय आर, फिर लेंथ का क्या बनेगा, डीएल बाय, डीएल बाय एल। तो ये लगेगा फॉर्मूला, ठीक है जी। अब देखो थोड़ा सा इसमें है तो बड़ा सा, ये सॉल्व कर लोगे तुम लोग, और यस मैम। ये ग्राम में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसकी यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर है ना, ग्राम अपॉन ग्राम है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जिस यूनिट में है उस यूनिट में सॉल्व कर देना, ठीक है जी। जैसी यूनिट गिवन है ना ऐसी यूनिट में सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। तो ये देखो एज इट इज रखा होगा इन्होंने भी, ये रहा, ठीक है, ऐसे ही लिखा है हमने भी, 2r प्लस डेल्टा एल बाय एल, सही लिखा है। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे, यस मैम। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू पुट करवा देती हूँ, ये तुम्हें निकालना है, मास की दी हुई है 0.003, मास हो जाएगा 0.60, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना, जीरो से पॉइंट हटा के, तब आसान रहता है, पॉइंट से पॉइंट हटाना, ठीक है, उसको पॉइंट में मत लिखना फिर गड़बड़ हो जाएगी। रेडियस कितना है 0.01 अपॉन 0.50, लेंथ 0.05 अपॉन 10, गॉट इट। अब इसको आप एक बार अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है, की कराऊं, कर लेंगे कैलकुलेशन। देखो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 100 1000 से, ये पॉइंट हटाए तो 60, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 2 0 इसकी 2 0 कट गई, तो ऊपर कितना आया 3 अपॉन नीचे कितना आएगा 600, प्लस ये है 0 पॉइंट कितना है रेडियस 0.0 डी आर बाय आर, आर 0.50 है, ठीक है, ऊपर 0.01 है, तो ये पॉइंट से तो पॉइंट हट ही जाएगा, ठीक है, तो ऊपर बचा 2, यहाँ नीचे क्या बचेगा 5, साइड यही बचेगा ना, देखो 0.01 अपॉन 0.50, ये वैल्यू है, इसका पॉइंट हटा के यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका पॉइंट हटा के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से 100 कट गया तो ये 50 बनेगा, सॉरी 2/50, प्लस एल बाय एल का देखो, लेंथ का कितना है ऊपर 0.05, तो 0.05 अपॉन 10, तो इसे हटा के यहाँ कितना जीरो लगाओगे 2 0 है ना, तो ये हो जाएगा 5/1000,
इस पॉइंट की तो 2 0 किसी काम की नहीं है ना लगाऊं, ठीक है। तो डी रो बाय रो सॉल्व कर लो इसको भाई, कितना बनेगा, एलसीएम लेके देख लो। ये कितने पे कट जाएगा, 5 की टेबल पे 200 हो जाएगा ना, ये 1/200, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ एलसीएम आ जाएगा, 3/600 भी क्या हो जाएगा, 1/200, और ये 1/200, तो 2/200 हो गया, प्लस 2/50। इसको एक बार सॉल्व कर लेना, कितना बनेगा भाई, डी रो बाय रो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, देखो 1/100 हो गया ये भी, प्लस 1/25 हो गया। एलसीएम कितना आएगा 100 और 25 का, 100। 1 + 4 है 5/100। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आया 5, ठीक है। तो ये ऐसी कैलकुलेशन इसको कर लेंगे। तो देखो जो ये 10.00 था ना, तो इन चीज का, इसकी जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मैंने 10 ही लिया है, ये मैंने 10 ही लिया है, देखो, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आई नो तुम लोग, तुम्हारी कैलकुलेशन मेरे से बेटर होनी चाहिए, ये याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखो बेटा, तुम्हें क्या याद रखना है, साइन के अंदर ये जो भी वैल्यू है, साइन के अंदर जो भी वैल्यू है, ये कैसी होगी, डायमेंशन लेस होगी। क्या होगी, डायमेंशन लेस, ठीक है। इसके पास कोई यूनिट नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस होगी, सॉरी यूनिट होगी बट डायमेंशंस नहीं होंगे। चाहे इसके अंदर 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, चाहे कुछ भी हो, वो तीनों का मल्टीप्लाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, थीटा, साइन एंगल है ना, यहाँ थीटा आएगा, और थीटा कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल गिविंग साइन टी कॉस स्क्वायर टी सी टी स्क्वायर। हाँ, मतलब ये जो पूरा एंगल बनेगा ना, ये साइन थीटा, ये कैसी क्वांटिटी है, साइन थीटा, ये पूरा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। बात समझ में आई, यस मैम। पूरा जो कंपोनेंट बना है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी साइन थीटा। टी बोला है कि समय है, तो एबीसी बाय डी का डायमेंशन बताओ। अब देखो सेम क्वांटिटीज ही ऐड होती है ना, सेम क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती हैं, सेम क्वांटिटीज ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। एक्स जो है पोजीशन है, यानी एक्स के डायमेंशन लेंथ के बराबर है, और ये जो ऐड हो रही है ये भी डायमेंशन लेंथ के ये डायमेंशन भी बराबर ही होंगी। तो इसका मतलब है ये इंडिविजुअल किसके बराबर है, सब लेंथ के ही तो बराबर है। यस मैम। सीटी स्क्वायर भी लेंथ के बराबर है। तो अब देखो सबसे पहले ए का निकालते हैं, साइन टी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, डायमेंशन लेस। साइन टी तो डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब ए किसके बराबर आया, लेंथ के बराबर आया। तो ए लेंथ के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, यस मैम। डी भी लेंथ के बराबर आ गया। सी किसके बराबर आ जाएगा, सी इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, टी यानी टाइम है। तो हाँ, वो ये पर्टिकुलर कैसे बराबर हुआ लेंथ के, अरे देखो मैंने क्या बोला कि सेम क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं, राइट, पैसे में पैसा ऐड होगा और उसके बराबर लेंथ है। देखो उसके बराबर ये लेंथ दी हुई है। यस मैम। मेरी बात समझो, कैसे समझोगे, ये ए साइन टी है, इसमें बी कॉस स्क्वायर टी ऐड करा, ये इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी सेम है। यस मैम। इन दोनों को ऐड करने पे सेम क्वांटिटी मिलेगी। यस मैम। और वो दोनों क्वांटिटी ऐड करने के बाद लेंथ मिल रही है, इसका मतलब ये इंडिविजुअली लेंथ ही है। यस मैम। हाँ ठीक है। ऐसे, हाँ, तो इसीलिए इन इंडिविजुअल्स को लेंथ के बराबर किया गया है। हर्ष समझ आया, हर्षित, आकाश? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है पेपर में, छोड़ने नहीं है कि अरे बाप रे इतनी बड़ी इक्वेशन छोड़ो, नहीं, क्यों छोड़ना, सॉल्व करना है, ठीक है। कितना आसान हो गया, 1 सेकंड में आंसर आया है, क्योंकि तुम्हें पता है साइन टी तो कुछ नहीं है, साइन टी मिला के कैसी क्वांटिटी है, साइन टी कॉस टी, साइन के अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो वो डायमेंशन लेस ही है, साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, ये सब डायमेंशन लेस। ओके, तो सी की क्वांटिटी एल टी -2 हो जाएगी,
सी टी स्क्वायर इक्वल टू एल, टी स्क्वायर डिवाइड करोगे टाइम ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। फिर बी कॉस स्क्वायर टी किसके बराबर है, लेंथ के बराबर। कॉस का कोई काम नहीं है तो बी भी किसके बराबर आ गई, लेंथ के बराबर। तो ए लेंथ है, बी भी लेंथ है, सी एल टी माइनस टू है, डी भी लेंथ है। एक लेंथ से लेंथ उड़ गई तो ये आया एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये क्वांटिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है एवरीवन, समझ आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. ओके देखो अगेन, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आ गया उठ के, ये मैं बता रही हूँ इसी सवाल से ही खेलता है। बाकी जो कांस्टेंट है ना, फिर जैसे एक मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो चलो तुम फटाक से निकाल लोगे, उसमें तो दिक्कत ही नहीं आएगी। और एक बार ना उसके देख लेना बेटा डायमेंशंस, मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको। अरे खोलो, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ना, एक मिनट यहाँ आएगा, मैंने इसमें सारे एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट डाले थे यहाँ पे, ठीक है मैम आप ये पीडीएफ भी हमारे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। इसमें ज्यादा मटेरियल है पर मैं डाल दूंगी, है ना, लास्ट टाइम पे तुम्हें कभी वो देखना हो देख लेना यहाँ से, हाँ रिविजन के लिए। इसमें तुम्हें कुछ एक और टिक लगवा रही हूँ जो तुम्हें एक बार याद करना है। अरे इसमें कांस्टेंट होंगे कुछ, परमिटिविटी, परमिबिलिटी, मैग्नेटिक डाइपोल, इंडक्टेंस। एक तो इनका देख लेना डाइपोल मोमेंट, ये होता है ना डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक, ये भी एक बार इनके फॉर्मूले लास्ट टाइम में देख के चले जाना। और यूनिवर्सल गैस, हाँ देखो ये देख लेना एक बार, मिल गया। एक तो ये स्टीफन कांस्टेंट देख लेना, इसका फॉर्मूला कई बार पूछ सकता है वो, कुछ नहीं होता। स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला मैं बताती हूँ किसके बराबर है, एनर्जी को, ये स्टीफन कांस्टेंट है जिसे रो से डिनोट कर रही हूँ, टी की पावर 4, बस ये स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला है। E इज एनर्जी, ये टी की पावर 4 है, तो स्टीफन कांस्टेंट किसके बराबर आया, एनर्जी अपॉन टी की पावर 4। एनर्जी का फॉर्मूला तुम सबको पता है, ml2 t माइनस 2, है ना। और ये जो होती है ये एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम, एक सेकेंड, इंटेंसिटी होगी क्या ये, ओके वही है, इंटेंसिटी है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर मैम यूनिट, ये तो इंटेंसिटी हो गया। हाँ वही मैं कह रही हूँ, तो इंटेंसिटी हो गया ना, बट ये हम यहाँ पर ई से ही डिनोट करते हैं इसको, दिस इज इंटेंसिटी, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अपॉन टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है। तो इसको ऐसे ही याद रख लेना, या तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4, इंटेंसिटी, और ये टी क्या है, टी बेटा टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, तो ये स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ये याद रख लेना, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में पढ़ते हैं हम लोग, वो तुमने नहीं पढ़ा है। फिर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो पढ़ा ही है, ये तो मैंने तुम्हें उसमें पढ़ाया है थर्मो में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का देख लेना, थर्मो में पढ़ाया है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो यस, किसके कैसे निकालोगे इसका, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। नहीं नहीं ये पढ़ा है ना कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है, एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 kBT, खत्म। के बी तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके बराबर आया, एनर्जी अपॉन टी क्या है, टाइम, टाइम नहीं सॉरी टेम्परेचर, ठीक है।
के भी आ गया ना भाई, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, हर किसी में हाफ केवीटी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो यहां से हमने ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकाल लिया। ठीक है, ऐसे उतरे हुए चेहरे क्यों लग रहे हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो आसान है, हाफ केवीटी से याद रखना है। और दूसरा जो याद रखना है वो यहाँ पे है तुम्हारा वीन्स कांस्टेंट। ये 3 कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये अकेले ऐसे बचते हैं जो चैप्टर तुमने छोड़े हैं और वहां से ये वाला सवाल बन सकता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि इन चैप्टर की वजह से यूनिट एंड डायमेंशंस रह जाए। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कंप्लीट है, फॉर्मूला बता दिया, स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला बता दिया, इंटेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा T4, और ये सिग्मा ही बोल्ट स्टीफन कांस्टेंट है, इसी को सिग्मा एस स्टीफन कांस्टेंट। चौथा बता वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट किसके बराबर है? लैम्डा टी। तो लैम्डा के डायमेंशन लेंथ, टेम्परेचर के केल्विन। तो ये 3 आज के होमवर्क है, ये 3 किसी तरीके से याद करने हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ याद करने नहीं है, ये बस फॉर्मूले ही बता रही हूँ। ये 3 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फॉर्मूले याद Yes, करना है, डायमेंशन भूल जाओगे, डायमेंशन मत रटना, फॉर्मूला याद करना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला याद हो जाएगा, हाफ केबीटी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से। स्टीफन का याद हो गया, इंटेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा T4, और ये सिग्मा ही स्टीफन कांस्टेंट है। वीन का लैम्डा टी, वीन लैम्डा टी, बस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने आप सारे बच्चे, ले लिया? बाकी बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, इनके तो निकाल लोगे डायमेंशंस, बल्क के और इनके। बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन कैसे निकालोगे बताओ, आ गया तो? बल्क मॉड्यूलस का किसके बराबर होता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V, यहां से आ जाएगा। हाँ, V बाई V तो कट ही जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम तो डायमेंशन लेस है। तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ गया? सिर्फ प्रेशर की क्वांटिटी के बराबर। तो बल्क मॉडुलस की किसके बराबर आया? प्रेशर के बराबर। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए कि बल्क मॉडुलस डेल्टा P अपॉन इसके बराबर है, फॉर्मूला बेस्ड। और बस यही याद कर लेना, बाकी तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, हेलो। यस मैम। यस मैम। फिर ये देखो क्या दिया हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन। ये तुम सोचते हो इतना इजी है, ये इतना आसान नहीं है ये चैप्टर। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर तुमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा और उसका फॉर्मूला आ गया तो यूनिट एंड डायमेंशन किसी काम का नहीं है फिर। तो इसीलिए जो फॉर्मूले नहीं पढ़े वो पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना। फिर बात आती है यंग्स मॉडुलस का, निकाल सकते हो फॉर्मूला? क्या है yes, यंग्स? ma'am. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी यंग्स मॉडुलस है ना सब प्रेशर के ही बराबर है, क्योंकि स्ट्रेन तो कट ही जाता है ना, और स्ट्रेस का फॉर्मूला किसके बराबर बचता है? प्रेशर के बराबर। भाई स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर भी क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यंग्स मॉडुलस का भी किसके बराबर आएगा? प्रेशर के बराबर। बल्क मॉडुलस का भी प्रेशर के बराबर। तीसरा बचा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो भी आता है उसका भी किसके बराबर आएगा? प्रेशर के बराबर। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी देखो, थर्मल कंडक्टिविटी भी पढ़ लो। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला किसके बराबर है? हीट एनर्जी अपॉन, यार ये तो बहुत, इसका फॉर्मूला बहुत अजीब सा ही है। ठीक है, कैसे याद करोगे? हीट एनर्जी थिकनेस एरिया, ये या फिर ये भी थर्मल कंडक्टिविटी का ये डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लेना भाई। फॉर्मूला MLT -3 K-1। बाकी फिर अगर याद नहीं करना चाह रहे हो तो फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला है हीट एनर्जी, जो कि एनर्जी का बनेगा, थिकनेस लेंथ का बनेगा, एरिया लेंथ का, टेम्परेचर और टाइम, सब चीज आ गई।
ठीक है, कैसे याद करोगे, कोई बच्चा बता सकता है इसका? मैम इंटेंसिटी यूज कर सकते हैं इसमें, एनर्जी बाय एरिया और टाइम तीन एक में आ जाएगा। एनर्जी एरिया अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये बन गया इंटेंसिटी मल्टीप्लाई थिकनेस अपॉन टेम्परेचर। हाँ, ये बन गया 5 इंटेंसिटी। से तो हम 3 बेहतर है। हाँ, 5 से 3 बेहतर है, करेक्ट। तो देखो, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम तो इंटेंसिटी बना सकते हो, और थिकनेस अपॉन टेम्परेचर। तो थर्मल कंडक्टिविटी है, तो याद रखना थर्मल इंटेंसिटी में थिकनेस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का। स्टीफन्स कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल्स टू रो T4, याद रहेगा। वीन्स कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा इंटू टेम्परेचर। तो आज जो 4-5 फॉर्मूले बताए हैं, ये 4-5 फॉर्मूले आज कॉपियों में देख के लिख लेना। बाकी ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये शेयर भी कर दूंगी तुम्हें। यस। बस यही फॉर्मूला था, अब कोई बचा नहीं है, बाकी तुमने अब सब पढ़ लिया है, ठीक है। टॉर्जनल कांस्टेंट देख के घबरा तो नहीं जाओगे? टॉर्जनल कांस्टेंट तो पता है नो ना? मैम। हाँ, करंट सेंसिटिविटी इक्वल्स टू NAB अपॉन K। के तो K किसके बराबर हो जाएगा? देखो, करंट सेंसिटिविटी अपॉन NAB। अब बात आई कि करंट सेंसिटिविटी क्या है, तो करंट सेंसिटिविटी क्या है भाई? डिफ्लेक्शन अपॉन आई। डिफ्लेक्शन अपॉन आई, यस मैम। डिफ्लेक्शन का कोई यूनिट है क्या? डिफ्लेक्शन का, नो मैम। हाँ, थीटा है, एंगल है, एंगल का कोई यूनिट नहीं है, आई का है बस, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या यस आएगा, मैम, पर एम्पियर। करो। करंट सेंसिटिविटी का क्या लिख सकते हो? इसको मैं लिख दूं 1 अपॉन आई ही लिख दो। तो अब 1 अपॉन नंबर ऑफ टन्स, नंबर का, मैंने सब कुछ किया है। हाँ, क्या क्रॉस किया? मल्टीप्लाई गलत किया है। अच्छा, ओके, वेट, अच्छा IS नीचे आएगा ना। K इक्वल्स टू NAB अपॉन IS, ठीक है। IS को क्या लिख सकते हैं? थीटा अपॉन आई। तो थीटा का कुछ होता ही नहीं है, तो यही बचा NABI। आई का एम्पियर हो जाएगा, ए का एरिया, नंबर ऑफ टन्स का कुछ नहीं होता, ए का L स्क्वायर, आई का क्या हो जाएगा? एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? ILB। तो इसका भी मैम एक बार फर्स्ट ऑप्शन दिखाना इसका। एम्पियर वाला ही होगा, इतना तो पता ही है ना, एम्पियर तो आ ही रहा है। बाकी देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा? वैल्यू रख लेते हैं, F अपॉन IL। तो बेटा फॉर्मूला ही रख लो, देखो NA मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे फोर्स अपॉन IL, और एक आई यहाँ पर है, तो करंट से करंट तो चला ही गया, लेंथ से एक लेंथ चला जाएगा, तो ये L बचा। तो फोर्स और L यानी एनर्जी के डायमेंशन हो गए ये तो, फोर्स और L, ml2T-2 फर्स्ट। मैम एनबी नंबर ऑफ टन्स, पर सेंटीमीटर होता है ना? नंबर ऑफ टन्स, ये कैपिटल N है ना इसमें, तो इसमें अच्छा। सिर्फ नंबर ऑफ टन्स होगा, तो ml2T-2 होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं बाकी। ए का थर्ड क्या दिया है उसने? हमारा डी था ना, आंसर ए है, तो डी का फोर्थ दिया हुआ है, नहीं, डी का फर्स्ट है ना, ठीक है, डी का फर्स्ट ही आया अपन का टॉर्जनल कांस्टेंट का, करेक्ट। यस मैम। हाँ, तो टॉर्जनल कांस्टेंट के डायमेंशंस एनर्जी के बराबर हैं, ये लो, टाइम और सेव हो जाएगा, माइंड में रहेगा। टॉर्जनल कांस्टेंट के डायमेंशन किसके बराबर आए? एनर्जी के बराबर, करेक्ट। यस मैम। और देखो टॉर्जनल कांस्टेंट को और इजीली क्या लिखते हैं? टॉर्जनल कांस्टेंट और किसके बराबर होता है? टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्टेंस, ये भी तो है, ठीक है, ये भी टॉर्क इक्वल्स टू के थीटा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे फोर्स किसके बराबर होता है? के एक्स के बराबर, SHM में, कि अगर मैं थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करती हूँ तो रीस्टोरिंग फोर्स लगती है ना, रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होती है? F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, राइट। F क्या है? फोर्स, याद है कुछ SHM में F इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिखते हैं। यस मैम। तो यहाँ पर K क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट।
तो अगर मान लो ये तो लीनियर में है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स लीनियर है। रोटेशन के केस में क्या लगता है? टॉर्क। रोटेशन के केस में डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पर जो के आएगा वो टॉर्जनल कांस्टेंट आता है, ठीक है। यहाँ पर जो के है वो टॉर्जनल कांस्टेंट बन गया, तो यहाँ पर के किसके बराबर और आ गया? टॉर्क अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो यहां से भी आ सकता है टॉर्क। मैम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कुछ नहीं होगा? नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैसे तो सही कह रहे हो, किसी के बराबर भी नहीं होगा, है ना। यस मैम। तो टॉर्क के डायमेंशन ही हैं, और टॉर्क के डायमेंशन भी किसके बराबर होते हैं? एनर्जी के बराबर, क्योंकि टॉर्क क्या है? आर क्रॉस एफ, तो एनर्जी के बराबर ही हो गए ना। तो तीन चीजें, टॉर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन और टॉर्जनल कांस्टेंट, सबके डायमेंशन सेम है। तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला आ गया, ये के थीटा, ठीक है। ओके, तुम आज की क्लास में से क्यों बैठे हुए हो? सब पढ़ा हुआ ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ से निकाल लोगे 25, ये वाला भी क्वेश्चन। पावर आगे ले आना, वही चीज करनी है, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर, बस देखो ये यस पावर पावर आगे लानी है, बस दैट्स इट। ओके, बट हेयर देखो, यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर ई की पावर क्या दी हुई है? माइनस बीटा टी। तो जब इसको आगे लेके आओगे तो 3 को तो डेल्टा डी अल्फा अपॉन अल्फा हो जाएगा। इसका तुम सोचोगे कि पावर किस में लेके आओगे? माइनस बीटा में। लेकिन यहाँ पर हम एरर का करते हैं, तो एरर में हमेशा क्या लिया जाता है? एरर में ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये प्लस बीटा डी टी टी हो जाएगा, प्लस बीटा डी टी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल का हट ही जाएगा पावर, तो यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा? प्लस बीटा डी टी। हमारे पास ये डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। टाइम दिया ही हुआ है, एट 5 सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार घर से ट्राई कर लेना। बाकी और देखते हैं कुछ। मैं एक बार तुम्हें 1 ईयर कैलिपर वाले क्वेश्चंस करा देती हूँ, एनर्जी कैसे वो निकालते हैं, है ना, रीडिंग्स। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? मैम रिलेशन बताया था आपने एफ का। बताया था ना, F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, ये फॉर्मूला बताया था ना। तो N का फॉर्मूला F अपॉन आर वी होता है, बस रेडियस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। ये याद, ईटा भी याद रखना है। अरे आजा भाई। हम्म, ये तो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट तो निकाल ही लोगे तुम। आगे बढ़ती हूँ, जिसमें हमें रीडिंग्स निकालनी हो, जीरो एरर ये सब निकालना हो। 23 में आए थे ऐसे कुछ। क्वेश्चन नंबर, ये वाला ट्राई करना घर से, टिक लगा रही हूँ जो ट्राई करने हैं। परसेंटेज एरर भरा पड़ा है पूरे पेपर में। मैम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी प्रेशर के बराबर होता है। किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का प्रेशर के बराबर। उसी के बराबर आ रहा है क्या? यस मैम। है, आर अपॉन वेलोसिटी है ना। मैम मैम एफ अपॉन आर वी है। हाँ, देख लेना, फिर तो याद रखने में इजी हो जाएगा तुम लोगों को। मैम जो जेई के एग्जाम होते हैं उसमें मैम जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में ट्रेंड होता है वो सेम ही रहता है मैम 4-5 शिफ्टों में? सेम एज इट इज, Okay. सेम आता है।
मतलब वही कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। ओके 10 डिविजन। जैसे हमारी शिफ्ट लेट है तो हमें उनका पहले वाले का डिस्कशन करवाया जाएगा। पर ये है ना कि जैसे दूसरी शिफ्ट 12 बजे खत्म हो जाएगी, तुम लोगों की 3 बजे शुरू हो जाएगी, तो 3 घंटे में क्वेश्चंस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हमें मिल जाएगा तो हम शेयर कर देंगे। नहीं मैम, एक दिन तो पहले मैम वाला अगर तो हमारी हम शिफ्ट लोग 28 को हाँ है इसलिए वो होगा, हाँ वो सारे पेपर डिस्कशन होंगे, वो सब होगा। जैसे मान लो आज तुम्हारा 21 से शुरू है, तो 22 से स्टार्ट हो जाएंगे पेपर डिस्कशंस। हाँ वो स्टार्ट हो जाएगा, तो 22-23 वालों को थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी, ठीक है, रिलीफ मिलेगा तुम्हें। 28 वालों को सबसे ज्यादा। देखो 28 नहीं, जो 28-27 में पेपर होते हैं ना, वहां पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है, उनका पैटर्न चेंज हो जाता है फिर, ठीक है। हाँ 22-23 वाले फायदे में पढ़ेंगे, 22-23 वाले पढ़ेंगे फायदे में, क्योंकि पैटर्न डिकोड हो जाता है, ठीक है। ओके, तो कांटेक्ट कर लेना भाई जिनका 22-23 को हो, ठीक है। फिजिक्स में तो मैं काफी हेल्प कर दूंगी। ओके, तो 10 divisions on main scale of vernier caliper coincide with 11 divisions. If each divisions on main scale is of 5 units, the least count of the instrument, ये तो कर लोगे, 10 डिवीजन जो है 11 डिवीजन के बराबर है ना। 10 MSD, 10 division of the main scale coincide with 11 division of vernier scale division, तो लीस्ट काउंट फिर से वही 1 MSD में से 1 VSD घटाना है, करेक्ट, कर लोगे। और फिर 1 MSD कॉमन ले लोगे, तो उसको किसके बराबर रख देना, 5 के बराबर रख देना, कर लेंगे ना। देखो 1 यस VSD किसके बराबर आया, 10/11 MSD के, तो 1 MSD 1 VSD कितने, 10/11 MSD, MSD कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 1/11 1/11। MSD की यूनिट कितनी है, 5, तो आंसर क्या आया, 5/11, ठीक है। तो 5/11 ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये रहा, डी है। खत्म सवाल। बाकी इसमें पता नहीं डिफिकल्ट क्यों नहीं दे रखा, 23 में ही आए थे वो वाले क्वेश्चंस, 23 में जाना पड़ेगा हमें। रुक जाना, वो वाले क्वेश्चंस करा के ही भेजूंगी, क्या पता कभी भी आ सकते हैं। मैम जो 28 अभी तो मैम 21, 22, 23 और 28 यही शिफ्ट हैं, 27 को नहीं है मैम, फिर 28 वालों का सबसे अलग होगा। हाँ तुम्हारा 28 को नहीं है क्या, 28? 28 को ही है मैम, इसीलिए पूछ रही हूँ। अच्छा तुम्हारा 28 को ही है क्या? तो नहीं, मेरा भी 28 को है। अरे यार कोई नहीं, पेपर का पैटर्न तो 26-27 में तो होगा ना, तो तुम्हारा 26 और 27 वालों से मैच करेगा क्या, बीच में 26 तारीख को है ही नहीं मैम किसी का। तो सीधा 28 को ही है। 22, 23, 24 और 28। अरे यार 28 वालों का तो देखो अलग, अब की हो सकता है क्या पता सेम आ जाए, वैसे ज्यादातर अलग ही रहता है बेटा, ठीक है। चलो मैम, सबके लिए ही अलग होगा। हाँ वो फिर सबके लिए अलग होगा, नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है, डोंट टेक ज्यादा टेंशन। तो इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इफ द गैप्स आर क्लोज्ड बाय 2 ohm and 3 ohm. A shunt is added to the 3 ohm resistor to shift the balancing point by 22.5. ये उसका क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये मीटर ब्रिज का, ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, ये देख यस लेना। करंट मीटर ब्रिज का फॉर्मूला याद है ना, कैसे करते थे? यस मैम। क्या होता था मीटर ब्रिज का फॉर्मूला, ये पूरी 100 मैम मीटर की लेंथ होती थी, यस मैम, हम शंट को उनके लेंथ से डिवाइड करके बस इक्वेट कर देते थे। ये लेंथ होती थी, इसमें हम 2 रेजिस्टेंस लगाते थे ऊपर ऐसे, एक नोन होता और ये जॉकी होती थी, ये नल पॉइंट दिखाती थी, ये डिस्टेंस x है तो ये 100 - x होता था, ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2, तो यही होता था R1/x इक्वल्स टू R2/100 - x, यही करते थे ना।
Yes, शायद ma'am. R1 बाई R2 होता था। मैम वो एक ही बात है, वो उधर ले आओ आर को। एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इफ द गैप्स आर क्लोज्ड बाय 2 ओम और 3 ओम। तो यानी 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं। तो अब ये कह रहा है कि एक शंट लगा देते हैं हम 3 ओम के रेजिस्टेंस में। तो मान लो R1 की वैल्यू 2 हो गई और R2 की वैल्यू जो है 3 ओम दे रखी है। अब ये 3 ओम वाले में एक शंटिंग लगा देता है कितने रेजिस्टेंस की, किसी x ओम के रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो कितने से शिफ्ट हो जाता है, 22.5 से। तो पहले वाले केस में क्या बनेगा, 2/x किसके बराबर बनेगा, 3/100 माइनस x के। क्या मैं x निकाल सकती हूँ यहाँ से, यस मैम। यहाँ से x आ जाएगा बेटा कि ना आएगा, आ कितना। जाएगा। अरे फिर इसने कहा है कि मैंने शंट लगा दिया 3 ओम में, तो शंट लगा दोगे तो अब इसने ये भी बता दिया कि बैलेंसिंग पॉइंट कितने से शिफ्ट हो गया, 22.5 सेंटीमीटर से शिफ्ट हुआ है। मुझे बस ये बताओ कि कहाँ शिफ्ट होगा, ये 0 है वो 100 है, किधर की तरफ शिफ्ट होगा। ये कम हो गया ना, 3 और 3 में आपने किसी को शंट लगाया है, इसका मतलब जो ये 3 वाली वैल्यू है ये 3 से तो कम आनी है, कम आनी है। तो मतलब ये 100 माइनस x की जो वैल्यू है ये कम करनी पड़ेगी। तो ये मुझे कम कैसे कर सकती हूँ मैं, किधर की तरफ जाके, 100 की तरफ शिफ्ट करके। 0 की तरफ जाके। मैम राइट की तरफ मैम, क्योंकि एक्स बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा 100 माइनस एक्स। 100 की तरफ शिफ्ट करेंगे ना मैम। तो मुझे ये वाली डिस्टेंस क्या, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यानी ये कम करना है तो मैं क्या करूंगी, ये वाले पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, करेक्ट। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन बनाओगे, x तो तुमने फाइंड कर लिया, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 2/x में क्या करूंगी, हाँ बोलो। मैम जो इधर आर इधर सिस्टम में शंट लगा दिया तो ये वैल्यू कम हो गई, कौन सी वैल्यू, शंट लगा दिया जो वाली। हाँ ये कम हो गई ना। तो मैम R2/100 माइनस एक्स होता है, तो पूरा R2 कम होगा ऐसा कुछ। हाँ वो पूरा R2 कम हो गया ना। तो मैम वो कम हो गया तो नीचे वाले को बढ़ाना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा बैलेंस। नीचे वाले को कम करोगे ना, पहले उसने 3 को बैलेंस कर रखा था, अब तुमने कम कर दिया, बात समझ में आई। अब आपने कम कर दिया ना। सुनो, पहले मुझे आप x की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है, मैम फिर कराऊंगी। 50। 50 नहीं आ रही होगी, 50 आ रही है, 40 आ रही होगी। हाँ मैम 40। बस देखो तुम गड़बड़ करते हो ना, 40 आ गई। तो अब ये जो तुम्हारी इक्वेशन थी वो यानी ये x की वैल्यू 40 है और ये वाली आई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले इस 60 ने 3 को बैलेंस कर रखा था, अब शंटिंग करने के बाद सिंपल सी बात है, ये रेजिस्टेंस कम हुआ तो इस 60 को भी कम करोगे, हाँ या ना। अब मुझे इस 60 को कम करना है और बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट गया, शिफ्ट हो गया, देखो टू शिफ्ट द बैलेंसिंग पॉइंट बाय 22.5 सेंटीमीटर। तो 22.5 सेंटीमीटर 0 की तरफ खिसका है कि 100 की तरफ खिसका है, मुझे कम करना है 100 की तरफ। 100 की तरफ। यस मैम। हाँ तो 100 में से वैल्यू ज्यादा माइनस करनी पड़ेगी ना, और इस x में वो वैल्यू ऐड हुई होगी 22.5 और 100 में माइनस हुई होगी, ठीक है। तो आप लिखोगे 2 के नीचे क्या लिखेंगे, पहले कितना था 2 का 60 पे था, तो आप लिखते 40 माइनस एल करूं कि प्लस एल, प्लस एल इक्वल्स टू, अब ये जो शंट है कितना है 3 वाला, इसका निकाल लेना, आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा 3x/3, इसका जो भी है शंट का 3x अपॉन रेजिस्टेंस का क्या मान है, x दिया हुआ है ना, ठीक है। 3x/3 प्लस x कितना था, इसका 60 था। अब मैं इसका यहाँ पे माइनस एल ही तो करूंगी, ठीक है ना। और L ऑलरेडी दे रखा है कितना 22.5 सेंटीमीटर, तो L की वैल्यू रख देना 22.5। आया समझ में कि नहीं आया। मैम लास्ट वाली लाइन समझ नहीं आई। देखो अब 2 बटे पहले 40 था, अब ये 40 थोड़ी रहेगा 2 के नीचे, अब 2 के नीचे कितना होगा,
अगर इसमें बढ़ जाएगा कुछ। 3 के नीचे घटाया है ना, तो 2 के नीचे बढ़ाना पड़ेगा, और वो कितना बढ़ेगा वो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना बढ़ेगा 22.5। वो डेल्टा एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितना इंक्रीज होगा, तो 22.5 इंक्रीज होगा। बस तुम्हें ये याद रखना है कि किसके नीचे घटाना है और किसके नीचे बढ़ाना है ना। तो 3 के नीचे हमें घटाना था ना 60, वो बढ़ेगा नहीं क्योंकि ऊपर वाला रेजिस्टेंस घटा है, तो नीचे वाला रेजिस्टेंस भी घटाओ। पहले 60 था तो अब 60 में से 22.5 घटाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ओके मैम। तो एक से मैम फिर ये घटा 3x क्यों आया यहाँ पे? वो रेजिस्टेंस है ना, अब शंट लग गया तो ये एक्स वाला रेजिस्टेंस माना है, तो 3 ठीक और है एक्स का पैरेलल इक्विवेलेंट लिया है, ये पैरेलल आया है, तो तभी तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है मैम। समझ गए? किसको समझ आया? ये देख लेना मीटर ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये। और ये यूनिट डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, यहाँ गलती से डाल दिया है। मैंने तुम्हारी क्लास में करा दिया क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी? यस नहीं कराया करंट इलेक्ट्रिसिटी? मैम नहीं करा है दोबारा। करंट नहीं कराया, कैपेसिटर कराया है। यस मैम, मैम। पहले करवाया था, किसने कराया था? पहले करवाया था आपने। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करा दिए मैंने, पर मैंने गैल्वेनोमीटर तक कराए हैं, मीटर ब्रिज का नहीं कराया था ना क्वेश्चन। नहीं कराया, मीटर ब्रिज नहीं कराया, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी करा दिया। तो ये मीटर ब्रिज वाले क्वेश्चंस बेटा एक बार देख लेना, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगता है क्या, अगर मैंने शंटिंग कर दी तो नीचे वाला रेजिस्टेंस घटेगा तो लेंथ में से घटाएंगे, अगर मैंने उस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ा तो ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ गया, बढ़िया। तो नीचे वाली लेंथ को ऐड करेंगे, तो नीचे वाली लेंथ में फिर ऐड करना पड़ेगा और दूसरी वाली में फिर घटाना पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। देखो ये मिल गया क्वेश्चन, यहाँ आओ, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला स्क्रू गेज का है, एक और मिल जाएगा वर्नियर कैलिपर का, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल में पढ़ो क्या कह रहा है। इन अ स्क्रू गेज there are 100 divisions on the circular scale and the main scale move by 0.5 mm on a complete rotation। एक complete rotation पे कितना घूम रहा है भाई? 0.5 mm। क्या है ये मुझे गिवन, क्या गिवन है ये? 0.5। काउंट, हाँ, लीस्ट काउंट। एक कंप्लीट रोटेशन पे मेन स्केल 0.5 mm घूमा है, ये पिच है यस मैम। कि एक कंप्लीट रोटेशन घुमाई तो मेन स्केल कितने से मूव करा, बताया नहीं था कि पिच क्या है, कि आपने अगर उस सर्कुलर स्केल को पूरा रोटेट करा दिया, पूरा घुमा दिया, तो मेन स्केल कितना खिसका, वही पिच है। याद है? या फिर वो बोल दें कि स्टड इतने डिस्टेंस चली, वो भी सेम बात है। तो यानी पिच दी हुई है 0.5 mm, सर्कुलर स्केल का डिग्री दिया हुआ है 100 डिवीजन। आगे बढ़ो, क्या दिया हुआ है? जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो, यानी यहां एरर आ गया। देखो इसने कहा है कि सर्कुलर स्केल, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन व्हेन टू स्टड आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अगर कांटेक्ट में लाए जाएंगे तो दोनों का जीरो कोइंसाइड करना चाहिए, तब जीरो डिवीजन होता है, सिखाया है शॉर्ट नोट्स में। हेलो, याद है? यस मैम। थोड़ा सा मैं दिखा भी देती हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे भूल जाते हैं चीजें। एक मिनट, शॉर्ट नोट्स होंगे यूनिट एंड डायमेंशंस के। समय पे एक तो कुछ मिलता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, बाकी इसमें सब पैकेज वगैरह इसके सब खत्म हो गए हैं, इसके लैपटॉप के। देखो ये आया, ये ना, जीरो एरर में दोनों को क्या होना चाहिए? जीरो एरर में दोनों को सेम एक ही जगह पे होना चाहिए। अगर मैंने क्या बोला था, मेन स्केल को क्या मानेंगे? रेफरेंस लाइन। मेन स्केल इज रेफरेंस लाइन। अगर ये सर्कुलर स्केल ऊपर चला गया, यानी इसमें मैंने उल्टा बताया था कि ऊपर प्लस वाई एक्सिस है, नीचे
नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कैसी एरर होगी, नेगेटिव एरर। अगर मेरा सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे की तरफ मूव करा तो ये कैसी एरर कहलाएगी, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, तो यहां पर सवाल एज इट इज सेम उठ के आया है। कहां गया, अरे हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया। तो यानी कौन सा जीरो एरर है, पहचान गए अब आप लोग कि अगर मैंने दोनों को कांटेक्ट में रखा हुआ है तो दोनों क्या होने चाहिए, जीरो जीरो कोइंसाइड करने चाहिए, बट जीरो जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे। सर्कुलर स्केल कहाँ जा रहा है, बिलो। सर्कुलर स्केल नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, तो यानी एरर कैसा है ये, प्लस। नेगेटिव एरर, उल्टा हो जाता है इसमें, वर्नियर स्केल में एज इट इज रहता है, यहाँ पर बिलो जा रहा है ना, बिलो बिलो द लाइन, तो यानी मैम नेगेटिव। दोबारा दिखाना, मैंने तो गलत देख लिया शायद। हाँ यही करो तुम, ये देखो नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है तो उल्टा होगा, कैसी एरर, पॉजिटिव एरर। ठीक है, ठीक है अगर ऊपर जाएगा कौन कौन जाएगा, सर्कुलर स्केल, तो नेगेटिव एरर हो जाएगी। और तुम्हारा जो वर्नियर स्केल है उसमें एज इट इज रहेगा। मैम रेफरेंस वाला तो फिक्स रहता है ना, रेफरेंस वाला फिक्स रखना है। रेफरेंस कौन है, मेन स्केल, मेन स्केल शुड बी रेफरेंस। ठीक है, तो वर्नियर स्केल में जीरो जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं, मेन स्केल को फिक्स रखो। वर्नियर स्केल का जीरो किधर की तरफ चला गया, प्लस एक्स एक्सिस में, तो पॉजिटिव एरर। वर्नियर स्केल का जीरो माइनस एक्सिस में चला गया तो ये नेगेटिव एरर। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स काम चल जाएगा, सर्कुलर में समझ लेना उल्टा हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर कैसी एरर पाई गई, पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव एरर। पाई गई। आगे क्या कह रहा है, अब हमने एक वायर रखा, अब देखो यहाँ पे रीडिंग का काम है, ये सारा रीडिंग है। अब रीडिंग लिखना सीखते हैं। व्हेन ए वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स के बीच में एक वायर को रखा तो चार लीनियर स्केल डिवीजन दिखे, यानी मेन स्केल का कितना डिवीजन दिख रहा है, चार डिवीजन दिख रहे हैं। मेन स्केल के कितने डिवीजन दिखे भाई, चार डिवीजन दिखे, क्लियरली विजिबल हुए। और सर्कुलर स्केल का 46th डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रहा है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था रीडिंग लिखने का, मेन स्केल डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच। मेन स्केल डिवीजन कितनी आई है, मेन स्केल डिवीजन 4, ये 4 डिवीजन है। मुझे तो लेंथ चाहिए होगी ना, रीडिंग तो लेंथ में होती है, तो ये मेरे पास 4 डिवीजन आए, तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। अबे देखो ये 4 डिवीजन है। मेन स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर है, पिच के बराबर। पिच क्या थी, मैंने क्या बोला था, सुन लो पहले मेरी बात, पिच क्या है, मैंने क्या बोला था, पिच बेटा मेन स्केल का लीस्ट काउंट ही तो है, यानी मेन स्केल का एक डिवीजन ही पिच है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पिच क्या है, 1 MSD। पिच 1 MSD के बराबर है। अगर ये 4 MSD हैं तो 4 MSD का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0.5, तभी तो लेंथ बनेगी। देखो डिवीजन लेंथ नहीं है, लेंथ बनाओ कैसे, पिच से मल्टीप्लाई करके 0.5 प्लस लीस्ट काउंट निकाल लो भाई, पिच अपॉन। मैम हाँ मैम जो फॉर्मूला है उसमें तो सिर्फ MSD है ना, हाँ, तो हम सिर्फ 4 क्यों लिखेंगे हम, ये समझाने के लिए है मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन है ना ये, तो इसका Yes, मतलब ये है कि मेन स्केल की डिवीजन लिखनी है, बट लिखोगे तो लेंथ में ना। जो रीडिंग ठीक है। निकालोगे कि ये जो वायर है, ये बताओगे कि ये वायर 4 MSD जितनी है, कि ये वायर 4 MSD जितनी है, ऐसे बताओगे, लेंथ में ही तो बताएंगे ना। तो ये MSD तो वैल्यू बताई है कि भाई 4 MSD दिखे हैं उसके, तो उसके 4 MSD लेंथ कितनी है, एक MSD की लेंथ 0.5 mm है, तो 4 MSD की लेंथ मल्टीप्लाई कर दो 0.5। ठीक है, कर दिया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल का डिवीजन। तो पिच 0.5 है, सर्कुलर स्केल का डिवीजन 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 0.005। सही है,
मल्टीप्लाई बेस्ट मैच कितना है भाई 46। तो यहां से कितना आया, ये सॉल्व कर दो इसको, अभी कितना आ रहा है, ये होगा 5 चौके 20, 2.0 प्लस ये कितना बनेगा बेटा, ये कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करके ही जाना, कोई जाएगा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है फिलहाल। 46 मल्टीप्लाई 0.005, ये आया बेटा मेरा 0.23, ठीक है। तो ये आया 2.23 mm, यही आया, हेलो, यही बन रहा है, यस मैम। ठीक है। अभी आंसर अगर रीडिंग पूछी होती, ये आंसर टिक मार्क कराते, ओके। लेकिन अब यहाँ पर आया है क्या, जीरो एरर। जीरो एरर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, रीडिंग माइनस जीरो एरर, और जीरो एरर किसके साथ रखेंगे, विद साइन। कैसा जीरो एरर पाया गया है, पॉजिटिव जीरो एरर पाया गया है, तो ये पॉजिटिव माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, ओके। अगर ये नेगेटिव जीरो एरर होता तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता, ठीक है। अब रीडिंग पा गई, अब चाहिए जीरो एरर कि एरर कितना आया है। तो एरर में देखो सर्कुलर स्केल कितने डिवीजन किसका है, सर्कुलर स्केल 6 डिवीजन नीचे गया है। अब जीरो एरर फाइंड करेंगे। अब जीरो एरर में ये तो नहीं लिख सकते कि 6 डिवीजन और रीडिंग आई है 2.23 mm, 2.3 mm में से 6 डिवीजन घटा दो, ऐसे करोगे क्या, नहीं कर पाओगे। डिवीजन को फिर से लेंथ में कन्वर्ट करना है, तो 6 डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, लीस्ट काउंट से। 0.5 नहीं, 0.5 बस MSD तक है, 0.5 का काम MSD तक है। अब सर्कुलर स्केल के लिए क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल के लिए 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, तुम बताओ, लीस्ट काउंट करूं क्या लीस्ट काउंट ही तो करेंगे। यस मैम। कितना आया लीस्ट काउंट, 0.005। 0.005। तो ये जीरो एरर का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। जीरो एरर का फॉर्मूला क्या है, जो तुम्हारा डिवीजन आएगा उसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, लीस्ट काउंट। ये दोनों के लिए, वर्नियर में भी जो डिवीजन गिवन है मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल में भी यही है और दोनों में। तो जीरो एरर का फॉर्मूला लिख लो, डिवीजन में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये बेटा 2.23 mm, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आया 0.03। 0.005 मल्टीप्लाई 6, 0.03। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2.20 mm, राइट। यस मैम। तो 2.20, 10 की पावर -2 लिख दोगे तो 220 ही आ जाएगा, ठीक है, आंसर 220। तो ये है, ये क्वेश्चन पूरा पैकेज था जिसमें लिस्ट काउंट निकाला, रीडिंग निकाली और एरर निकाली। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, 2023 में ही आया था। क्लियर हो गया, फॉर्मूला वही है। जो ये MSD है ना, इस MSD को फिर डिवीजन मत लिख देना, इसको लेंथ में लिखना। तो एक मेन स्केल की डिवीजन की लेंथ जो कि पिच है, तो इस मेन स्केल को पिच से मल्टीप्लाई करके लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना सवाल में, हो जाएगा, ठीक है। और एक सवाल, ये सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, एस्ट्रोनॉमिकल, पार्सेक या लाइट ईयर, सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, पार्सेक सिखाई थी ना, यस सबसे बड़ी पार्सेक है। फिर सेकंड नंबर पे कौन है, लाइट ईयर। अरे सेकंड नंबर पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। फिर सबसे छोटी इनमें से लाइट ईयर इसमें से सबसे छोटा है, ठीक है, लाइट ईयर इनमें सबसे छोटा है। सबसे बड़ा पार्सेक, फिर एस्ट्रोनॉमिकल, और फिर सबसे छोटी लाइट ईयर। ये वाला क्वेश्चन करना, 7 मैंने टिक मार्क करे हुए हैं, मुश्किल से 8-10 सवाल होंगे, बट जो टिक मार्क कर रही हूँ वही वाले करने हैं। ये रहा वर्नियर स्केल का क्वेश्चन ना, ये किसका है, वर्नियर का है। कराऊं क्या वर्नियर कैलिपर का एक सवाल,
वर्नियर का भी कराऊं? स्क्रू गेज का करा दिया, मैम करा दो। स्क्रू गेज का करा दिया, वर्नियर का भी देख लो। ठीक है, देख लो भाई, देख लो। मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, पता है, पता नहीं कितनी क्लास लग चुकी है, एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के। पढ़ लो तुम। इन एन एक्सपेरिमेंट विद वर्नियर कैलिपर एट लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm। देखो सवाल जीरो लीस्ट काउंट तुम्हें दे दिया। कह रहा है दो जॉज को अगर ज्वाइन करते हैं तो जीरो जो है ना वर्नियर स्केल का, किधर की तरफ जा रहा है? राइट की तरफ। ध्यान रखना मेन स्केल फिक्स है, तुम्हें वर्नियर देखना है यहाँ पर और स्क्रू गेज में सर्कुलर देखना है। मेन स्केल दोनों के फिक्स्ड हैं। ठीक है जी। अब ये राइट की तरफ जा रहा है तो कौन सी एरर है बताओ, फटाफट बता दो। पॉजिटिव, जीरो हाँ, एरर। राइट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पर सीधा चलते हैं वर्नियर में सीधा, तो प्लस एक्स एक्सिस मतलब प्लस जीरो एरर। ठीक है, स्क्रू में उल्टा हो जाता है, याद रखना स्क्रू है वो, उसका स्क्रू ढीला है तो वहां उल्टी होगी चीज, तो वहां रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ प्लस एरर, वेरी गुड। अब ये देखो सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, तो समझ गए लीस्ट। अब यहाँ पर तुम क्या निकालोगे? जीरो एरर निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या है जीरो एरर का? फॉर्मूला लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजन, तो यहाँ छठी डिवीजन है, तो 0.1 mm दिया ही हुआ है, मल्टीप्लाई 6 कितना आया? 0.6 mm। इतना गलती है। ठीक है जी, गॉट इट। आगे Yes. वाइल मेजरिंग द डायामीटर, डायामीटर मेजर कर रहे हो किसी बॉब का। अब रीडिंग लिखते हैं, अब लिखते हैं बेटा रीडिंग। रीडिंग का फॉर्मूला बोलो, मेन स्केल डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बेस्ट मैच, यही फॉर्मूला है। यस मैम। अब बताओ मेन स्केल डिवीजन कितनी है? क्या लिखा है? वर्नियर स्केल का जीरो लाइज इन बिटवीन 3.2 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? बेस्ट मैच तो दे दिया, फोर्थ डिवीजन। ये 3.2 और 3.3 सेंटीमीटर क्या है? वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है 3.2 और 3.3। ये क्या है 3.2 और 3.3? बोलो, ये मेन स्केल है ना, ये मेन स्केल है ना, मैंने बोला था ये मेन स्केल है। इसके यहाँ नीचे वर्नियर स्केल होता है छोटा सा। वर्नियर स्केल की जीरो जो लाई कर रही है ये 3.2 सेंटीमीटर और यहाँ 3.3 सेंटीमीटर, इनके बीचों बीच लाई कर रही है। तो यानी ये किसकी रीडिंग दे रखी है आपको? ये मेन स्केल की रीडिंग है। और समझ जाना कि और कुछ नहीं है, मेन स्केल की रिक्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं उसी की ही रीडिंग होगी। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी मान लो? 3.2 और 3.3 के बीच में है। तो देखो अब 3.3 के बीच में आ रहा है, अगर तुम यहाँ पर 3.3 ले लो और प्लस वैल्यू करो तो सिंपल सी बात है वैल्यू आगे चली जाएगी। तुम्हें क्या लेना है? Yes, sir. 3.2 लेना है और प्लस करेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यू रीडिंग ठीक आएगी, क्योंकि वो जो वैल्यू आ रही है बीच में आ रही है। तो हम यहाँ 3.2 लेंगे। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm। ठीक है, और ये 3.2 सेंटीमीटर में है। बेस्ट मैच कितना है? 4। तो अब इस सेंटीमीटर को क्या करोगे भाई? देखो ये mm में है, ये सेंटीमीटर में है, आंसर सेंटीमीटर में है, तो इस mm को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। कितना हो जाएगा ये? 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4, mm को सेंटीमीटर में कर लिया, तो 3.2 प्लस 0.04 कितना आया? ये 3.24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एरर मैच करो, जीरो एरर। क्या फॉर्मूला है जीरो एरर का? मैम रीडिंग, निकाल लिया ऊपर हमने। हाँ, रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब ये जीरो एरर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, तो साइन माइनस का, रीडिंग 3.24 सेंटीमीटर में है, माइनस लगाओ, जीरो एरर पॉजिटिव है तो प्लस के साथ कितना लिखा था हमने? 0.6 mm। सेंटीमीटर बनाओ इसका, 0.06 सेंटीमीटर बना दिया। तो भाई 3.24 में से घटाओ 0.06, कितना आया? 3.18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। यस मैम। ये तुम्हारे बेस्ट सवाल थे जो अभी तक पूछे गए हैं, जिसमें
एवरी कॉन्सेप्ट इज इंक्लूडेड, जीरो एरर क्या होता है, रीडिंग्स क्या होती हैं, इससे बढ़िया सवाल नहीं आएगा। अगर आता भी है तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, इसी से ही ऊपर नीचे करता हुआ कुछ आएगा या कॉन्सेप्ट मिक्स कर देगा। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। देखो यहाँ देखो, इसमें तुम्हें क्या दे दिया कि सेम क्वांटिटीज खुद कर लेंगे। कर लेंगे ना। देखो कोरेसिटी, मैग्नेटाइजेशन, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ये तो सेम है ही नहीं, लेटेंट हीट और ये इनकी हैव डिफरेंट पूछा है। हाँ तो डिफरेंट लो, ये तो पता ही है ना, ये सेम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया फिर तो। ये लो, इसका मतलब इन सबके डायमेंशन बराबर हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हें याद करने का भी मिल गया कि इन सबके डायमेंशन सेम है, स्ट्रेस का और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का, क्योंकि स्ट्रेस भी प्रेशर का और इलास्टिसिटी अभी बताया था, गामा, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी, ये सब प्रेशर के हैं। तो देखो इन सबके सेम आ गए। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, वेव नंबर 1 क्या? अपॉन लैम्डा। वेरी गुड। वेव नंबर के बोलते हैं, के कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है तो लैम्डा। रेडबर्ग कांस्टेंट भी किसके बराबर आया बेटा? रेडबर्ग कांस्टेंट भी 1 बाय लैम्डा के ही बराबर है। ये लो, ये इंपॉर्टेंट एक और टर्म मिल गई कि रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला भी हमारा किसके बराबर है? 1 बाय लैम्डा, यानी वेवलेंथ का इनवर्स। तो दोनों की यूनिट L-1 है, इन दोनों की यूनिट कितनी है? L-1। ठीक है, कोरेसिटी और मैग्नेटाइजेशन, इनकी यूनिट भी सेम है। मैटर वाला जो चैप्टर है ना, वो एक बार जरूर देख लेना, मैं ये तुम्हें अभी पूरी पीडीएफ दे दूंगी, और जो क्वेश्चंस पे टिक लगाए हैं उन्हें याद कर लेना एवरीवन। ओके। तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हें क्या याद करना है? मेरी बात सुनो, जो आज 4-5 फॉर्मूले बताए हैं वो याद करने हैं, ठीक है। जो सवाल दिए हैं, कल संडे है, 10 सवाल हैं, उन 10 सवालों को बैठ के लगाना सारे जने। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, जो तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर है ना, लास्ट पोर्शन जिसमें डाइपोल आता है, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटाइजेशन, ये सब चीजें आती हैं, वो रिवाइज करना है। मैं शॉर्ट नोट भेज दूंगी, किसी को चाहिए तो मांग लेना, ठीक है। ओके देन, बाय एवरीवन, बाय। बाय। थैंक यू मैम।